हेलो दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। आज की इस क्लास के माध्यम से हम राजस्थान के परमार राजवंश को पढ़ने वाले हैं। राजस्थान में कौन कौन से परमार हैं उन सब के बारे में विस्तार से आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। परमारों की बात करें तो नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे आबू के परमार, जालोर के परमार, मालवा के परमार और वागड़ के परमार। इन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और इनसे संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, जो कि आबू के परमार राजवंश को लेकर के है। आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी क्या थी? ऑप्शन आपको दिए गए हैं सिरोही, भीनमाल, चंद्रावती और शिवगंज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रावती। दोस्तों, आबू के परमार राजवंश की प्राचीन राजधानी जो थी वो क्या थी? चंद्रावती। आबू के परमार वंश के संस्थापक की बात करें तो आप यहां से नोट कर सकते हैं, आबू के परमार राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? धूमराज को माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, किसको माना जाता है? धूमराज को। जबकि आबू के परमार राजवंश की वंशावली की जो शुरुआत है वो किससे होती है? उत्पल राज से। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जाता है कि आबू के परमारों में वंशावली की जो शुरुआत है वो किससे होती है? उत्पल राज से होती है। किससे होती है? उत्पल राज, जो कि धूमराज के बाद राजा बनता है। 3 बातें आपकी यहाँ से क्लियर होती हैं। एक, आपकी राजधानी आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? चंद्रावती। दूसरा, आबू के परमार राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? धूमराज को। और वंशावली की जो शुरुआत है वो किससे होती है? उत्पल राज से होती है। वैसे देखा जाए तो गुजरात आबू के निकट पड़ता है और उस समय गुजरात में शासन जो था वो किसका था? सोलंकियों का शासन था। आबू में जब परमार वंश का शासन था उस समय गुजरात में शासन किसका था? सोलंकी राजाओं का शासन था। और पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों का गुजरात के शासकों से निरंतर संघर्ष चलता रहा। वैसे देखा जाए तो आबू के जो परमार वंश के राजा हैं वो सोलंकियों की अधीनता के अंतर्गत ही काम करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, आबू के जो परमार राजा थे वो किसके अधीन काम किया करते थे? गुजरात के सोलंकी या फिर सोलंकी राजाओं के अधीन काम किया करते थे। दोस्तों, एक बात और मैं आपके साथ साझा कर देता हूं कि आबू के जो परमार थे उनमें सबसे पहले धूमराज राजा बनता है। सबसे पहले आबू के परमार में राजा कौन बनता है? धूमराज, जिसको आबू के परमार वंश का संस्थापक माना जाता है। और धूमराज के बाद राजा बनता है उत्पल राज। धूमराज के बाद राजा कौन बनेगा? उत्पल राज बनेगा, जिससे आबू के परमारों की वंशावली की शुरुआत होती है। और उत्पल राज के बाद आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं, उत्पल राज के बाद राजा कौन बनेगा? धरणी शाह। उत्पल राज के बाद राजा कौन बनता है? धरणी शाह। और धरणी शाह के बाद राजा बनेगा महिपाल। लेकिन महिपाल के बाद एक राजा बनता है जिसका नाम मिलता है धंदुक। क्या नाम मिलता है? धंदुक, जो कि महिपाल का पुत्र था। धंदुक किसका पुत्र था? महिपाल का पुत्र था। और धंदुक के समय गुजरात के सोलंकी राजा हुआ करते थे भीमदेव। धंदुक के समय जब धंदुक का शासन था आबू में चंद्रावती पर, उस समय गुजरात के सोलंकी राजा कौन हुआ करते थे? भीमदेव हुआ करते थे। धंदुक से पहले सभी आबू के परमार राजा गुजरात के सोलंकियों के अधीन थे। लेकिन एक शानदार बात आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि धंदुक ने सोलंकियों की अधीनता से मुक्त होने का प्रयास किया, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि धंदुक ने सोलंकियों से अलग सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया, तो भीमदेव ने आबू पर या चंद्रावती पर आक्रमण कर दिया और धंदुक को यहाँ से भागना पड़ा। और धंदुक यहाँ से जाकर के कहाँ पे चला जाता है? मालवा के परमार राजा भोज के पास चला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे चला जाता है? मालवा के परमार राजा भोज के पास चला जाता है। और कुछ समय बाद भीमदेव ने अपने मंत्री, जिसका नाम मिलता है विमल शाह। विमल शाह कौन था? गुजरात के राजा भीमदेव का मंत्री था। और कुछ समय बाद भीमदेव ने अपने मंत्री विमल शाह को आबू का प्रशासक नियुक्त किया। वेरी इंपॉर्टेंट, आबू का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया?
विमल शाह को नियुक्त किया गया। लेकिन विमल शाह ने भीमदेव और धंधुक के बीच दोबारा से दोस्ती करवा दी। और याद रखें, आबू के देलवाड़ा के अंदर जो 5 मंदिरों का समूह है उसमें से एक मंदिर जिसको हम आदिनाथ का मंदिर कहते हैं या फिर विमल शाह मंदिर कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं, विमल शाही मंदिर या विमल शाह मंदिर किसके द्वारा बनवाया जाता है? विमल शाह के द्वारा बनवाया जाता है। और ये किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ को समर्पित है। और इसका निर्माण कहाँ पे करवाया गया? देलवाड़ा में करवाया गया। किसके द्वारा? गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस मंदिर का जो निर्माण है वो कब होता है? 1031 ईस्वी में होता है। और निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? विमल शाह के द्वारा। और इस समय आबू का परमार राजा कौन था? धंधुक था। किसके समय बनाया गया इस मंदिर को? आबू के परमार राजा धंधुक के समय में बनवाया गया। लेकिन बनवाया किसने? विमल शाह ने बनवाया, जो कि भीमदेव, गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव का मंत्री हुआ करता था। कब किया गया? 1031 में। और ये मंदिर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। और याद रखें, इस मंदिर के वास्तुकार की बात करें तो इस मंदिर का जो वास्तुकार है वो कौन था? कीर्तिधर। इस मंदिर का वास्तुकार कौन था? कीर्तिधर। धंधुक के बाद एक राजा बनता है धारावर्ष। धंधुक के आगे की बात करें अपन, आगे के शासकों की, तो धंधुक के बाद राजा कौन बनेगा? धारावर्ष, जिसने 1163 से लेकर के 1163 से लेकर के 1219 ईस्वी तक चंद्रावती पर शासन किया। कहते हैं कि जब मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था उस समय धारावर्ष ने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध गुजरात की सेना का नेतृत्व किया था। धारावर्ष के एक दरबारी कवि हुआ करते थे जिनका नाम मिलता है सोमेश्वर। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है सोमेश्वर। ये किसके दरबारी कवि हुआ करते थे? धारावर्ष के दरबारी कवि हुआ करते थे, जो कि वास्तुपाल और तेजपाल के साथ आबू आए थे। वेरी इंपॉर्टेंट, किसके साथ आए थे? वास्तुपाल और तेजपाल के साथ। कौन आए थे? सोमेश्वर। ये किसके दरबारी कवि हुए हैं? धारावर्ष के दरबारी कवि हुए हैं, जिनकी बहुत ही शानदार रचनाएं हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एक रचना है इनकी सुरथोत्सव, सुरथोत्सव, और दूसरी रचना है कीर्ति कौमुदी। दोनों ही रचनाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। कीर्ति कौमुदी रचना जो है वो किसकी है? सोमेश्वर की है। जबकि सुरथोत्सव जो रचना है वो भी किसकी है? सोमेश्वर की है। कहते हैं कि एक बार गुजरात के सोलंकी राजा वीर धवल के मंत्री, जिनका नाम मिलता है वास्तुपाल और तेजपाल, धारावर्ष को हराने के लिए आबू आते हैं। लेकिन बाद में वास्तुपाल की दोस्ती हो जाती है धारावर्ष से और कुछ समय बाद धारावर्ष का निधन हो जाता है। और धारावर्ष के निधन के बाद उसका पुत्र, जिसका नाम मिलता है सोम सिंह परमार, धारावर्ष का पुत्र जिसका नाम क्या था? सोम सिंह परमार, जो कि आबू का राजा बनता है धारावर्ष के बाद। और सोम सिंह के समय में तेजपाल ने देलवाड़ा में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिस मंदिर का नाम है लूणवसही मंदिर। लूणवसही मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? गुजरात के सोलंकी राजा वीर धवल के मंत्री तेजपाल के द्वारा। कहाँ पे करवाया जाता है? देलवाड़ा में करवाया जाता है। और याद रखें, ये जो मंदिर है ये किसे समर्पित है? ये मंदिर भगवान नेमिनाथ को समर्पित है, जो कि 22वें जैन तीर्थंकर हुए हैं। कितने नंबर के जैन तीर्थंकर हैं? 22वें भगवान नेमिनाथ को ये मंदिर समर्पित है। और याद रखें, इसके वास्तुकार की बात करें तो इस मंदिर का जो वास्तुकार है वो कौन था? शोभन देव। शोभन देव कौन है? इस मंदिर के वास्तुकार हैं। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और सोम सिंह के आगे के राजाओं की हम बात करें तो सोम सिंह के बाद में राजा बनता है प्रताप सिंह। सोम सिंह के बाद राजा कौन बनेगा? कुछ राजाओं को यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह के बाद राजा कौन बनता है? विक्रम सिंह। प्रताप सिंह के बाद राजा कौन बनेगा? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह आबू का राजा बनता है। और आगे चल करके लगभग 1311 ईस्वी में नाडोल के चौहान शासक, जिसका नाम मिलता है राव लुम्बा, 1311 ईस्वी में
नाडोल का चौहान शासक जिसका नाम क्या था, राव लुम्बा, ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और वहां पर चौहान वंश की स्थापना कर दी। तो 1311 ईस्वी में आबू में चौहान वंश की स्थापना हो जाती है और ये स्थापना कौन करता है, नाडोल का चौहान शासक राव लुम्बा। इस प्रकार आबू के परमार कंप्लीट हुए। लेकिन याद रखें, आगे चल करके राव लुम्बा का ही एक वंशज जिसका नाम मिलता है सहसमल, क्या नाम मिलता है, सहसमल, और ये सहसमल आबू का राजा बनता है, यहाँ का चंद्रावती का राजा बनता है, जिसने 1425 ईस्वी में सिरोही की स्थापना की। तो सिरोही की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, सहसमल के द्वारा की जाती है, जो कि राव लुम्बा का ही वंशज है, चौहान वंश का शासक है सहसमल। कब की जाती है, 1425 ईस्वी में की जाती है और अपनी राजधानी चंद्रावती से कहाँ स्थापित की जाती है, सिरोही स्थानांतरित करता है कौन, सहसमल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, आबू के परमार राजवंश का संस्थापक कौन था। तो अभी हमने डिस्कस किया, आबू के परमार हम पढ़ रहे थे, आपको आबू के परमार राजवंश का संस्थापक पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, धारावर्ष, धंधुक, धूमराज और महिपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धूमराज। आबू के परमार राजवंश का संस्थापक कौन है, धूमराज। जबकि वंशावली की शुरुआत किससे होती है, उत्पल राज से होती है। आप साथ साथ नोट कर सकते हैं किससे होती है, उत्पल राज से। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धूमराज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी। आबू के परमार राजवंश के बाद हम पढ़ेंगे वागड़ के परमार राजवंश को। तो आपको पूछा गया है वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मालवा, जालोर, आबू और उथुणक, जिसको अर्थुणा भी कहा जाता है, अर्थुणा या फिर उथुणक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उथुणक या फिर अथुणा, जो कि वर्तमान में ये कहाँ पे पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, बांसवाड़ा में। तो दोस्तों आबू के परमार वंश के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं वागड़ के परमार वंश को। आबू के परमार वंश से ही एक शाखा निकलती है और ये शाखा निकल करके कहाँ चली जाती है, मालवा में परमार वंश की स्थापना करती है। वेरी इंपॉर्टेंट। और कहते हैं कि मालवा का एक राजा हुआ करता था, परमार राजा, जिसका नाम है कृष्णराज। क्या नाम था, कृष्णराज। और कृष्णराज का एक पुत्र हुआ जिसका नाम है डंबर सिंह। कृष्णराज का पुत्र जिसका नाम है डंबर सिंह, जो कि वागड़ में परमार राजवंश की स्थापना करता है। तो इस प्रकार से इसका मतलब ये हुआ कि वागड़ में जो परमार हैं वो किस शाखा से निकल कर के आए हैं। तो आपका आंसर होगा मालवा। वागड़ के जो परमार हैं वो किस शाखा से निकल कर के आए हैं, मालवा शाखा से निकल कर के आए हैं। और वागड़ में परमार राजवंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है, डंबर सिंह के द्वारा की जाती है, जो कि कृष्णराज का पुत्र था। इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं कि वागड़ के परमार वंश की स्थापना मालवा के परमारों से ही हुई है और वागड़ के परमार वंश की स्थापना मालवा के परमार राजा कृष्णराज के पुत्र डंबर सिंह के द्वारा की जाती है। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या रही है, उथुणक, जिसको हम अथुणा भी कहते हैं। और याद रखें, वागड़ के परमारों के अधिकार में कौन सा क्षेत्र या कौन सा राज्य आता था, तो ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र था वो किसके अधीन था, वागड़ के परमार राजाओं के अधीन था। वागड़ के परमार राजाओं के या फिर परमार वंश के राजाओं का क्रम हम बात करें, क्रम की बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले स्थापना किसके द्वारा की जाती है, डंबर सिंह के द्वारा। वागड़ में परमार वंश की स्थापना किसने की, डंबर सिंह ने। और डंबर सिंह के बाद यहाँ का राजा कौन बनेगा, धनिक। और धनिक के बाद राजा बनता है कंकदेव। धनिक के बाद राजा कौन बनेगा, कंकदेव। और कंकदेव के बाद राजा बनेगा सत्यराज। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। सत्यराज के बाद राजा बनेगा मंडलिक। सत्यराज के बाद राजा बनता है मंडलिक। और मंडलिक के बाद इसका पुत्र जिसका नाम मिलता है चामुंडा राज। कौन बनेगा,
चामुंडा राज। इस प्रकार वागड़ के परमारों का संस्थापक डंबर सिंह, वागड़ के परमार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? डंबर सिंह। जबकि वागड़ के परमारों की वंशावली की जो शुरुआत है, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वंशावली की जो शुरुआत है वो किससे होती है? धनिक से होती है, जो कि डंबर सिंह के बाद राजा बनता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उथुणक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अथुणा का मंडलेशा मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कंकदेव परमार, सत्यराज परमार, मंडलिका परमार और चामुंडा राज परमार। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चामुंडा राज परमार। इस मंदिर का जो निर्माण है वो चामुंडा राज परमार के द्वारा करवाया जाता है अपने पिता मंडलिक की याद में। और कब करवाया जाता है? 1079 ईस्वी को करवाया जाता है। और कहाँ पे करवाया जाता है तो आप नोट कर सकते हैं, अथुर्णा में। कहाँ पे करवाया जाता है? अथुर्णा में। किसके द्वारा करवाया गया? चामुंडा राज परमार के द्वारा। इसके अलावा मालवा के परमार वंश की बात करें तो ये आबू शाखा से निकले हैं। कौन सी शाखा से निकले हैं? आबू शाखा से। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हमने डिस्कस किया कि आबू शाखा से एक शाखा, आबू से एक शाखा निकल कर के कहाँ चली जाती है? मालवा चली जाती है। और मालवा में एक राजा हुआ है कृष्णराज, और जिसका पुत्र, जिसका नाम मिलता है डंबर सिंह, और डंबर सिंह ने वागड़ में परमार राजवंश की स्थापना की। इस प्रकार से आपके मालवा के जो परमार हैं वो किस शाखा से निकले हैं? आबू शाखा से निकले हैं। इनकी राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी, जिसको अवंती भी कहा जाता है, उज्जैन या फिर अवंती। मालवा के परमार राजवंश की राजधानी क्या थी? उज्जैन या फिर अवंती। मालवा के परमार राजाओं में सबसे प्रतापी राजा हुआ है मुंज परमार। वेरी इंपॉर्टेंट, मालवा के जो परमार राजा हैं उनमें सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ है? मुंज परमार। और इसने एक उपाधि भी धारण की थी जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, कवि वर्ष। कौन सी उपाधि धारण की थी? कवि वर्ष की उपाधि किस मालवा शासक ने धारण की? तो आपका आंसर होगा मुंज परमार ने। इसके अलावा मुंज परमार ने इसके अलावा भी कई विरुद्ध धारण किए हैं, कई उपाधियां धारण की हैं, वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। वाक्यपतिराज, वाक्यपतिराज किसे कहा जाता है? मुंज परमार को। इसके अलावा पृथ्वी वल्लभ भी किसे कहा जाता है? मुंज परमार को। इसके अलावा अमोघ वर्ष ये उपाधि भी किसकी है? मुंज परमार की है। इसके अलावा उत्पल राज भी इसे ही कहा जाता था, उत्पल राज। इसके अलावा एक उपाधि और यहाँ से नोट कर सकते हैं आप, श्री वल्लभ। ये सभी विरुद्ध जो हैं वो किसके द्वारा धारण किए गए? मुंज परमार के द्वारा। मुंज परमार के बाद आगे चल कर के एक राजा बनता है और जिसका नाम है भोज परमार, जो कि मुंज परमार के बाद राजा बनता है। कौन बनता है? भोज परमार। मालवा के परमार राजाओं की राजधानी जो है हमने अभी डिस्कस किया, कौन हुआ करती थी? उज्जैन हुआ करती थी। लेकिन भोज परमार ने अपनी राजधानी उज्जैन से कहाँ स्थानांतरित की? वेरी इंपॉर्टेंट, धारा नगरी। और ये राजधानी स्थानांतरित कौन करता है? भोज परमार करता है। अबुल फजल की एक रचना है आईने अकबरी, और आईने अकबरी में ये उल्लेख मिलता है कि भोज परमार के दरबार में 500 विद्वान रहा करते थे। कितने विद्वान? 500 विद्वान रहते थे। और ये खुद भी एक बड़ा विद्वान था। इसने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, इसलिए इसे कवि राजा की उपाधि मिली थी। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कवि राजा की जो उपाधि है ये किसे मिलती है? भोज परमार को मिलती है। जबकि कवि वर्ष की उपाधि किसे मिली? मुंज परमार को। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं। दोस्तों भोज परमार ने चित्तौड़ के किले में एक बहुत ही शानदार मंदिर का निर्माण करवाया था, और वो मंदिर है त्रिभुवन नारायण मंदिर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो निर्माण है, इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? भोज परमार के द्वारा। और ये मंदिर कहाँ पे बनाया गया? चित्तौड़ के किले में। कहाँ पे बनाया गया? चित्तौड़ के किले में बनाया गया, जिसका आगे चल कर के
15वीं शताब्दी में महाराणा मोकल के द्वारा जीर्णोद्धार भी करवाया जाता है, इसलिए इसे वर्तमान में मोकल का मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोकल का मंदिर। मोकल का मंदिर किसे कहते हैं? त्रिभुवन नारायण मंदिर को ही कहा जाता है। इसके अलावा भोज परमार ने नागदा में भोजसर किसका निर्माण करवाया? भोजसर। भोजसर का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? राजा भोज के द्वारा करवाया जाता है। कहाँ पे करवाया जाता है? नागदा में। कहाँ पे करवाया जाता है? नागदा में। और इसका उल्लेख जो है वो किस में मिलता है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मिलता है कि राजा भोज ने या भोज परमार ने नागदा में भोजसर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा भोज परमार ने जालोर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया और आगे चल करके 1311 ईस्वी में, देखिए संस्कृत पाठशाला का निर्माण कहाँ पे करवाया था? भोज परमार ने जालोर में करवाया था, जिसको 1311 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करता है, उस समय कानड़देव चौहान जालोर का शासक था और इस युद्ध में कानड़देव चौहान हार जाते हैं। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस संस्कृत पाठशाला को तोपखाना मस्जिद में बदल दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, किस में बदल दिया था? तोपखाना मस्जिद में। और तोपखाना मस्जिद में किसने बदला था? अलाउद्दीन खिलजी ने बदला था। इस प्रकार राजस्थान में 2 संस्कृत पाठशालाएं हुई हैं, एक जालोर में जिसकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं और दूसरी अजमेर में, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया जाता है, जिसको आगे चल कर के कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया था। इसके अलावा कहते हैं कि भोज परमार की पुत्री जिसका नाम मिलता है राजमती। भोज परमार की पुत्री जिसका नाम क्या है? राजमती। इस राजमती का विवाह किससे हुआ था? अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बिसल देव भी कहा जाता है। और इसका प्रमाण जो है वो किस में मिलता है? बिसल देव रासों में मिलता है, जो कि नरपति नाल की रचना है। इस प्रकार से राजस्थान के परमार वंश को आज की इस क्लास में हमने पढ़ा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।